हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल SKM स्टडी ऑफ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। यहां पर आप सभी के लिए लेकर आए हैं क्लास 12th हिंदी का, जो आपका 18 फरवरी दिन हिंदी का पेपर है, उसकी तैयारी करा रहे हैं। तो यहाँ पर हम आपको कुल मिला के आपको कितने टॉपिक बताने वाले हैं? बहुत बढ़िया सर, हम आपको कुल यहाँ पे 7 टॉपिक बताएंगे। और ये जो 7 टॉपिक हैं, ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि आपके 18 फरवरी दिन बोर्ड में आएंगे। अगर ये आप टॉपिक तैयार करते हैं सर, 50 नंबर। कितने नंबर सर जी? 50 नंबर आपको मिलेगा, इसकी गारंटी हम दे रहे हैं। सर कैसे कैसे सर पॉसिबल है? देखिए बेटा, बहुविकल्पी 10 नंबर का, बहुविकल्पी कितना आपका बेटा 10 नंबर का आने वाला है। गद्यांश 10 नंबर का, पद्यांश 10 नंबर का, जीवन परिचय 5-5, यानी कि आपका 10 नंबर का एक कवि का रहेगा और किसका, लेखक का रहेगा। और कहानी 5 नंबर का। यार 55 नंबर हो गया, कितना आपका 55 नंबर यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। 5 नंबर मिसिंग है, चलिए ठीक है, एक्स्ट्रा मैंने कर दिया, कोई बात नहीं। तो आपका कितना, आपने 55 नंबर बिल्कुल आपको इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। सो प्लीज आप लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। उनकी कसम है गुरुदेव, ऐसा नहीं करने का, ऐसा नहीं करने का, उनकी कसम में मत खिला करिए, मत खिला करिए। एक बार बेटा ध्यान देना, हिंदी में पास होने के लिए 100 में से 33 नंबर चाहिए। कितना चाहिए बेटा? 33 नंबर। हम दिलवा देंगे, इसकी चिंता आपको नहीं करना है। अच्छा एक चीज और, आप लोगों का बहुत सारा कमेंट होता है कि गुरुजी अभी मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, मतलब हमारा बोर्ड एग्जाम है 18 फरवरी दिन, कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो हम आपको चैलेंज करते हैं बेटा, आप महाभारत बैच में, चाहे आप कला से हो या फिर साइंस से हो, सभी स्टूडेंटों के लिए, सभी को वहाँ पे लाइव पेपर चल रहा है। केवल 5 से 7 पेपर प्रत्येक विषय का बोर्ड में आने वाला, 5 से 7 पेपर मैंने दिया है विथ लाइव क्लास के साथ, उसका पूरा सॉल्व करके वो आप पढ़ लीजिएगा, उससे बाहर नहीं आएगा। मात्र 101 रुपए में पूरे एग्जाम की तैयारी करवा दे रहे हैं, ठीक ना। इसमें नोट्स वोट्स सब मिल जाएगा, बोर्ड में आने वाला पेपर मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चे जाके ज्वाइन कर रहे हैं। इसमें आपको माइंड मैप, डेमो, बोर्ड कॉपी, PDF, हैंड रिटेन नोट सब कुछ 101 रुपए में है। तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाइए और बढ़िया उसको तैयार कर लीजिएगा, उससे बाहर एक भी नहीं आने वाला, एकदम बोर्ड के जैसा पेपर है, ठीक है ना। तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स या गूगल प्ले स्टोर से जाइए, SKM स्टडी ऐप को डाउनलोड करिए और ज्वाइन करिए महाभारत बैच। ठीक, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। किसी कोई डाउट है का? किसी कोई डाउट है का? नहीं गुरुदेव नहीं डाउट है। तो हिंदी का जो 18 फरवरी के दिन पेपर है ना, उसका ये टॉपिक है बोर्ड में आने वाला। तो आप लोग जितने भी स्टूडेंट है क्या करेंगे, इसको तैयार कर लेंगे। शुरू करें, चलिए सबसे पहला यहाँ पे बेटा बहुविकल्पी शुरू करेंगे। क्या यहाँ पे है? हरी बोली की प्रथम गद्य रचना किसे माना जाता है? खुद पेपर में आता है, तो याद रखना। छंद, चंद छंद वर्णन की महिमा को किसको माना जाता है सर? चंद छंद वर्णन की जो महिमा होती है, यह खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना माना जाता है। किसको सर जी? चंद छंद वर्णन की महिमा को माना जाता है। कामायनी सर जयशंकर प्रसाद की है। किसकी है? कामायनी जयशंकर प्रसाद की है, याद रखना। अगला यहाँ पे, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन है? तो हिंदी जो प्रदीप पत्रिका है बेटा, यह बाल कृष्ण भट्ट है। अच्छा, इसका जो PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, मैं वहां पे इसका पूरा PDF भेज दूंगा। जाके डाउनलोड करके आराम से पढ़ लीजिएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा ना। अगला बेटा ग वाला यहाँ पे है। ग वाला बेटा क्या है? ध्यान दीजिएगा, ग वाला यहाँ पे है बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है सर। बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है सर, जो मेरी असफलताएं हैं। यह किसकी आत्मकथा है? तो यह गुरुदेव बाबू गुलाब राय की क्या है? आत्मकथा है। अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं, जो मेरी असफलताएं हैं, किस विधा की रचना है, किस प्रकार की रचना है? नाटक है, कहानी है, ठीक है ना। तो बता दिए सर, यह आत्मकथा है। क्या सर जी? यह आत्मकथा है। तो जो मेरी असफलताएं हैं, यह बाबू गुलाब राय की क्या बेटा? आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना? देखिए विधा मतलब बेटा क्या होता है? प्रकार। आ गया ना। तो जो अतीत के चलचित्र है, यह किस प्रकार की रचना है? तो यह एक संस्मरण है। क्या बेटा? संस्मरण है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, जीवन और दर्शन की रचनाकार कौन है सर? जीवन और दर्शन के जो रचनाकार हैं, याद कर लीजिए, डॉक्टर शंपूर्णानंद है। कौन है सर ये? डॉक्टर जो शंपूर्णानंद है, यह जीवन और दर्शन के क्या है बेटा? रचनाकार है। कौन है? रचनाकार है, ठीक है ना। अगला यहाँ पे सर ये प्रश्न है दूसरे का क। सर दूसरे का क प्रश्न क्या है? हरी घास पर क्षण भर के रचनाकार कौन है?
सर हरी घास पर क्षण भर की रचना कार कौन है? सर सच्चिदानंद हीरानंद भास्यान, बोले तो अज्ञेय। तो हरि घास पर क्षण भर के रचनाकार कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद भास्यान, बोले तो अज्ञेय जो है यह हरि घास पर क्षण भर के क्या है सर जी? रचनाकार है। अगला यहाँ पे है हरिऔध जी की कृति कौन सी नहीं है? हरिऔध जी की इसमें से कृति कौन सी नहीं है? बहुत बढ़िया सर, जो चित्राधार है यह हरिऔध जी की कृति नहीं है। तो यहाँ पे चित्राधार हरिऔध जी की कृति नहीं है। उपदे चौपदे परिप्रवास वैदेही वनवास ये सभी हरिऔध जी की कृति है, लेकिन यहाँ पे चित्राधार जो है हरिऔध जी की कृति नहीं है। अगला प्रश्न है साहित्य लहरी के सर रचयिता कौन है? सर सूरदास है। साहित्य लहरी के रचयिता सर कौन है? सूरदास जी हैं बेटा, याद रखना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो साहित्य लहरी के रचयिता सर कौन है? सूरदास जी हैं। अगला यहाँ पे है नौका विहार कविता किस कृति से अवतरित है? किस कृति से लिया गया है? गुंजन से लिया गया है, पल्लव से लिया गया है, या वीणा से, या फिर युगान से? कमेंट में आप लोग पिन कर दीजिएगा। जो बच्चा सही आंसर देगा मैं उसको कमेंट में पिन कर दूंगा। जो स्टूडेंट इसका सही आंसर देगा मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, ठीक है ना। अगला यहाँ पे है दूसरा सप्तक के कवि कौन है सर? ये वो है भवानी प्रसाद द्विवेदी। भवानी प्रसाद स्वामी मिश्र जो है यह दूसरा सप्तक के क्या है? कवि हैं, ठीक है ना। अब पेपर में आता है प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था, द्वितीय तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था। तो ये ईयर आप लोग याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। पेन एंड पेपर अप्रोच सिखाएंगे। गद्यांश अगला क्या है पेपर में? गद्यांश आएगा। ये सब 5 गुणित 2 क्या है? तो बेटा 5 सवाल रहेगा, प्रत्येक सवाल का 2 नंबर, तो 5 दूनी 10 नंबर का आएगा। हम आपको तरीका सिखाएंगे करने का, डोंट वरी, टेंशन आपको नहीं लेना है बेटा। अच्छा तरीका क्या ध्यान देना है? सबसे पहले बेटा पढ़ लेना है इसको। क्या करेंगे? पढ़ लेंगे। चलिए पढ़ लेते हैं। मैं यह नहीं मानता कि समृद्धि और अध्यात्म एक दूसरे के विरोधी हैं या भौतिक वस्तु की इच्छा रखना कोई गलत सोच है। उदाहरण के तौर पर मैं खुद न्यूनतम वस्तुओं का भोग करते हुए जीवन बिता रहा हूं, लेकिन मैं सर्वस्व समृद्धि का कद्र करता हूं क्योंकि यह अपने साथ सुरक्षा और विश्वास लाती है जो अंततः हमारी आजादी को बनाए रखने में क्या है? सहायक है। आप आसपास देखेंगे पाएंगे कि खुद प्रकृति भी कोई काम आधे अधूरे मन से नहीं करती। किसी बगीचे में जाइए और मौसम में आपको फूलों की बहार देखने को मिलेगी, अथवा ऊपर की तरफ ही देखें तो यह ब्रह्मांड आपके अनंत तक फैला दिखाई देगा। आपके यकीन से भी क्या है? परे है। अब एक बात ध्यान देना बेटा, हमेशा हमेशा ये बात ध्यान देना, जब आपको पेपर में कहीं पर भी ये शब्द दिखे तो समझ लीजिए कि ये इस चैप्टर से लिया गया। सर कैसे? जैसे आपको बेटा यहाँ पे दिखे भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखना, भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखना। यदि आप भौतिक वस्तु की इच्छा नहीं रखेंगे तो आप किसी चीज की खोज कर पाएंगे? मतलब थोड़ा लॉजिक लगाना, मैं जो समझा रहा हूँ। यहाँ पे बोल रहा है कि आप भौतिक वस्तु की इच्छा रखिए। अगर मान लीजिए आपको बेटा BMW दे दिया जाए तो क्या आप BMW पाने की चाहत रखेंगे? सर नहीं रखेंगे। जरा सोचिए बेटा, जब आप BMW की पाने की चाहत नहीं रखेंगे तो आप काम करेंगे? सर नहीं करेंगे। लॉजिक सी बात है। यानी कि आप तभी किसी चीज की खोज करेंगे जब आपके पास वो चीज नहीं रहेगी, यानी कि आप क्या बनेंगे? वैज्ञानिक। तो यानी कि वैज्ञानिक कौन था सर जी? वो थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम। तो आप सीधा बोल दिए जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आ गए तो कलाम जी क्या थे? बहुत आदर्श थे। यानी कि हम और हमारा आदर्श। बहुत बढ़िया। तो सर उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम तो लिख देंगे बेटा प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हम और हमारा आदर्श पाठ से अवतरित है, मतलब बेटा लिया गया है। और इसके लेखक कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी है बेटा। किसी को कोई डाउट है का? किसी को कोई डाउट है क्या? कमेंट बॉक्स में बेटा एक बार आप लोग मेंशन कर देंगे। अगला बेटा यहाँ पे है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। सर हमारा सर दर्द करता है। सर उनकी कसम बहुत सर दर्द करता है। बेटा अच्छा ये बताइए, जब उनसे चैट करते तो सर दर्द करता है? गुरुजी ऐसी बात मत करिए, बहुत पर्सनल बात अब कर रहे हैं गुरुजी। उनसे बात करने में मजा आएगा कि सर दर्द करेगा? बेटा छोड़ दीजिए, ये आदत जिस दिन छोड़ेंगे उसी दिन आप सफल होंगे। ना गुरुदेव हम कुछ नहीं छोड़ेंगे। बोला फिर हम ना बोला बाद में बेटा जहाँ पे नीचे कोई लाइन लिखा खींचा गया ना, आप क्या करना बेटा, इसी को सेम टू सेम क्या करना, ले जाके पेपर में छाप देना। एग्जामिनर का बाप भी नंबर देगा, गुरुदेव उसका बाप अरे देगा यार, हमसे बात कराना है कॉल पे, डोंट वरी। तो बेटा आपको क्या करना है, सेम टू सेम लाके जाके छाप देंगे तो बेटा 2 में से 1 नंबर मिलेगा। कितना मिलेगा गुरु जी? 1 नंबर मिलेगा। अच्छा
गुरु जी ऐसा है का? ऐसा है का कि गुरुदेव 2 नंबर मिलेगा? हाँ बेटा मिलेगा। ए गुरु जी बताइए ना, राजा जी ध्यान दीजिएगा। राजा जी ये खुद पर्सनल पर्सनल मामला है। कैसे कुछ नहीं करना बेटा, चीज़ों को बढ़ा-चढ़ा के लिख देना। यानी कि यहाँ पे पहले देखना क्या लिखा गया है। आपने इस बना के कि खुद प्रकृति भी कोई काम आधे अधूरे मन से नहीं करती। किसी बगीचे में जाइए, मौसम में आपको फूलों की बहार देखने मिलेगी, अथवा ऊपर ही की तरफ ही देखें तो यह ब्रह्मांड आपके अनंत तक फैला दिखाई देगा। यानी कि अर्थात यहाँ आप लिख सकते हैं कि रेखांकित पंक्तियों के माध्यम से लेखक कहता है कि किसी भी कार्य को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, अर्थात काम करते हुए उससे उब कर उसे अधूरा नहीं छोड़ देना चाहिए। इसके लिए प्रकृति का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए वे कहते हैं कि यदि आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको ऐसे प्रकृति की बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे जो कि पूर्ण होते हुए दिखेंगे। यानी प्रकृति अपने किसी भी काम को अधूरे मन से नहीं करती। आप किसी फूलों के बाग में पहुंच जाइए, वहां आपको फूलों की बहार देखने को मिलेगी, क्योंकि मौसम ने अपने काम को अधूरा नहीं छोड़ा। या फिर आप अपने ऊपर की ओर देखें तो आपको यह ब्रह्मांड इस तरह विस्तृत दिखाई देगा जिसका कोई अंत नहीं है और जहां आप सोच भी नहीं सकते। समझ में आया ना बेटा? अगला देखना है यहाँ पे। अगला यहाँ पे देखना। अगला यहाँ पे प्रश्न है, भौतिक समृद्धि के महत्व के विषय में लेखक क्या कहता है? यानी कि अगर आप भौतिक समृद्धि के विषय के बारे में आप मतलब इसके बारे में लेखक क्या कहता है, क्या देखना। तो यहाँ पे मैं यह नहीं मानता कि समृद्धि और अध्यात्म एक दूसरे विरोधी या भौतिक वस्तु की इच्छा रखना कोई गलत सोच है। यदि आप भौतिक समृद्धि कर रहे हैं, भौतिक वस्तु के बारे में सोच के उसको खरीद रहे हैं, कुछ भी अपने जीवन में कर रहे हैं, तो गलत चीज नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं। यानी कि वही यहाँ पे लिख सकते हैं कि भैया जो हमारा लेखक जी कहते हैं कि भौतिक समृद्धि के महत्व के विषय में लेखक की मानता है कि भौतिक वस्तु की इच्छा रखना कोई गलत सोच तो नहीं है ना, अच्छी सोच है भाई, सोच सकते हैं। अगला बेटा यहाँ पे क्या है, घ वाला प्रश्न ध्यान देना कि लेखक के अनुसार मनुष्य को जीवन में भौतिक और आध्यात्मिक वस्तु को किस प्रकार स्वीकार करना चाहिए, थोड़ा न्यूनतम स्वीकार करना चाहिए। देखिए यहाँ पे भौतिक वस्तु किस प्रकार, अब इसका आंसर इसी में ढूंढ ढूंढ के देंगे, अलग से बेटा नहीं देंगे, अलग से नहीं देंगे। समझा ना? क्या देखिए, मैं ये नहीं मानता कि भौतिक समृद्धि और अध्यात्म एक दूसरे के विरोधी हैं या भौतिक वस्तु की इच्छा रखना कोई गलत सोच है। उदाहरण के तौर पे मैं खुद न्यूनतम वस्तुओं का भोग करते हुए जीवन बिता रहा हूं, तो आपको कैसे भोग करना है? न्यूनतम, थोड़ा थोड़ा। कैसे बेटा? थोड़ा थोड़ा। समझ में आया ना? किसी कोई डाउट तो नहीं है ना? कमेंट करना यार, आप हमारी जान हैं, आप लोग में जान बसती है? तो यहाँ आप लिखेंगे लेखक के अनुसार मनुष्य को जीवन में भौतिक और आध्यात्मिक वस्तुओं को न्यूनतम बेटा स्वीकार करना चाहिए। अगला यहाँ पे भौतिक समृद्धि अपने साथ क्या लाती है? तो भौतिक समृद्धि अपने साथ बेटा सुरक्षा और क्या लाती है बेटा? विश्वास लाती है। क्या लाती है? सुरक्षा और क्या लाती है बेटा? विश्वास लाती है। अगला यहाँ पे बेटा पद्यांश है। पद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्या है यहाँ पे पद्यांश? जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे, मैं ऐसे ऐसे करके आपको पूरे करवा दूं जो बोर्ड में आएंगे। वे जलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे, पर था केवल क्या जलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ न, और इस मन में कुछ मूल्य नहीं वात्सल मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा, थूके मुझ पर त्रैलोक भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहीं क्यों चूके। तो सबसे पहला यहाँ पे बेटा कि उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम, तो आप लिख दीजिए कि पद्यांश साकेत शीर्षक से अवतरित है, साकेत शीर्षक से लिया गया है और इसके कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। उसके बाद अगला यहाँ पे उपयुक्त पद्यांश में किससे किसका संवाद हो रहा है? अच्छा, साकेत मतलब बेटा कैकेयी अनुताप वाला। एक बात ध्यान देना, क्या यहाँ पे कैकेयी कैकेयी अनुताप, समझ में आया ना? परेशान मत होना। तो यहाँ पे उपयुक्त पद्यांश में किससे किसका संवाद हो रहा है? तो कैकेयी का राम से संवाद हो रहा है। अगला यहाँ पे वे ज्वलित भाव किस में जागे थे? तो वे ज्वलित भाव कैकेयी में जागे थे। उसके बाद यहाँ रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित में कुछ नहीं करना, हिंदी लिखिएगा। कुछ नहीं मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। अर्थात यहाँ पे बेटा लिख देंगे, क्या लिख देंगे आप? यहाँ लिख देंगे कि इन पंक्तियों में कैकेयी की व्यवस्था व पश्चाताप का वर्णन है। कैकेयी अपना अधीर मन लिए प्रश्न पूछती हैं कि क्या मेरे मन में वात्सल्य भाव अर्थात पुत्र स्नेह का कुछ भी मूल्य नहीं बचा, किंतु हाय आज स्वयं मेरा पुत्र ही मुझसे पराये की तरह व्यवहार करता है। उसके बाद यहाँ पेंगा वाला प्रश्न है, देखिए क्या बेटा यहाँ पे, पश्चाताप की अग्नि में कौन जल रहा है?
पश्चाताप की अग्नि बेटा कैकेयी जल रही है। ठीक, अगला यहाँ पे पांचवा जो टॉपिक है यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए इसको देखते हैं। क्या यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अब एक कवि आएंगे, एक बेटा लेखक आएंगे। ठीक, तो यहाँ पे है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, हजाइब साद द्विवेदी, वासुदेव सरगवाल। मैंने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में यहाँ पे बताया। चलिए लिखते हैं यहाँ पे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। मिसाइल मैन के रूप में भारतीय जनता समेत समस्त विश्व में लोकप्रिय भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को धनुषकोडी गांव रामेश्वरम तमिलनाडु में एक निम्न वर्गीय परिवार में हुआ था। आर्थिक अभाव में पल रहे कलाम ने अपनी शिक्षा की राह की सारी मुश्किलों का सामना डटकर किया तथा डीआरडीओ से जुड़ के तदंतर इसरो में मुख्य वैज्ञानिक के तौर पर भारत को परमाणु शक्ति के तौर पर विकसित किया और इतने महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए भी अपने प्रेरक प्रसंगों तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भावी पीढ़ी खासकर बच्चों को साझा करने का वे समय निकाल लिया करते थे। और ऐसे ही 27 जुलाई 2015 को भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग मेघालय में एक व्याख्यान के दौरान हृदयाघात से इनकी मृत्यु हो गई। इनकी प्रमुख रचनाएं यहाँ पे हैं। ये क्या बेटा रचनाएं हैं, क्या है? इंडिया 2020, ए विजन फॉर न्यू मिलेनियम, विंग्स ऑफ फायर, एन ऑटोबायोग्राफी, इग्नाइट माइंड्स, एनालाइजिंग द पावर विद इन इंडिया, आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर, कलाम जी की क्या है प्रेरणादायक क्या बेटा कृतियां हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या है, कवि का है यहाँ पे साहित्यिक परिचय लिखते हुए कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम बेटा आपको 80 शब्दों में यहाँ पे लिखना है। कौन कौन है यहाँ पे? जयशंकर शाह, सुमित्रानंद पंत, रामधारी सिंह दिनकर। तो चलिए यहाँ पे सुमित्रानंद पंत को हम लोग लिखते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे? प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंद पंत का जन्म उत्तराखंड के कुमायूं प्रांत के कौसानी नामक ग्राम में सन 1900 में हुआ था। बचपन से ही कवि हृदय सुमित्रानंद पंत ने उच्च शिक्षा के लिए प्रयागराज का रुख किया और इसे ही अपनी कर्म स्थली बनाया और सन 1942 में लोकायतन नामक सांस्कृतिक पीठ का निर्माण किया और अरविंद दर्शन का प्रभाव उनके कार्य पर भी पड़ा। और आपने प्रयागराज से रूपाभ नामक पत्रिका का संपादन उन्होंने किया और सन 1950 में पंत आकाशवाणी से जुड़े और विभिन्न राष्ट्रीय पुरस्कारों से पुरस्कृत पंत ने हिंदी साहित्य में छायावाद की धारा का प्रवर्तन भी किया और सन 1977 में प्रकृति का यह चितेरा साहित्यकार स्वर्गधाम को कूच कर गया, मतलब इनकी मृत्यु हो गई। कला और बूढ़ा चांद, चिदम्बरा, लोकायतन, वीणा ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, ग्राम्य इत्यादि कृतियों के रचनाकार पंत ने प्रकृति के मानवीकरण को अपने सृजन में सहचरी बनाया और पंत का काव्य प्रकृति मानवतावाद तथा अंतः चेतनावाद से प्रभावित है। पंत जी की कृतियों में स्थूल के विरुद्ध सूर्य के विद्रोह और चित्रमयी भाषा के साथ स्थान प्राप्त किया है। उसके बाद ये आएगा बेटा कहानी वाला, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। अधिकतम आपको 80 शब्दों में लिखना है। बहादुर कहानी का सारांश क्या लिखेंगे? अमरकांत लिखित बहादुर एक नेपाली बच्चे यथार्थ की कहानी है जिसका बाप मर चुका है और माँ के कर्कश व्यवहार के कारण वह अपने घर से भाग आया है। लेखक अपने किसी रिश्तेदार के माध्यम से बहादुर को घर के काम के लिए मिला था। आरंभ में बहादुर की खूब आवाभगत की गई, लेकिन दिन बीतने के साथ इसमें कमी आती गई। लेखक की पत्नी निर्मला किशोर के साथ मानो तो मतलब कि मानो तो बस बहादुर को पीटने के बहाने ढूंढते रहते थे। बहादुर का बाल मन जब तक आहत होता रहता था, परंतु अगले दिन फिर हंसता खेलता बहादुर पूरे घर में फिकिरघिन्नी की तरह घूमकर काम करने लगता था। एक बार मेहमानों के रुपए खो जाने पर घर वालों ने बहादुर पर चोरी का इल्जाम लगा दिया और उससे दुर्व्यवहार किया। तब बहादुर के स्वाभिमान को चोट पहुंची और एक दिन बिना किसी को बताए बहादुर अचानक घर छोड़कर चला गया और उसके जाने के बाद सारे घर में मातम छा गया। सारे घर वालों ने अपनी अपनी गलती स्वीकार कर पश्चाताप करने की ठानी, परंतु उस पश्चाताप को स्वीकार करने और उन्हें माफ करने वाले बहादुर अब जा चुका था और उसे ढूंढे नहीं मिल रहा था। ठीक है ना। तो ये रहा बेटा आपका क्लास 12 हिंदी के सबसे इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक साथ, और इसे तैयार कर लेंगे तो 55 नंबर बेटा इसमें 55 नंबर ना पूरा जुड़वा था मैंने, 55 नंबर का है। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और महाभारत बैच ऑनगोइंग है। गूगल गूगल प्ले स्टोर से एसके मिस्ट्री ऐप डाउनलोड करके जाके ज्वाइन कर लीजिए महाभारत बैच। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।